brought to you by Infinix. उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। 24 मार्च को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। बम और गोलियों से इलाके में दहशत तारी हो गई थी। तभी से आवाज़ें उठ रही थीं कि ये दहशत खत्म होनी चाहिए। कहा गया ठोक दो, फिर तो सीधे मुख्यमंत्री ने सदन में ही कह दिया मिट्टी में मिला देंगे। जब अतीक को पेशी के लिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था तब भी ऐसी आवाज़ें उठ रही थी कि गाड़ी पलटेगी क्या। सनसनी की जुबान में कहें तो आज झांसी में उस दहशत का कथित दी एंड हो गया। पुलिस की तरफ से वही बयान हमने समझाया था, माना नहीं तो गोली मारनी पड़ी। सरकार की तरफ से कहा गया जो कहा था कर दिया। विपक्ष ने कहा न्याय को धता बताकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। अफवाह ये भी उड़ी कि इसी मामले में आरोपी गुड्डू मुस्लिम को भी मार दिया गया है। सच क्या है हम बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज बड़ी खबर में बात करेंगे असद के एनकाउंटर के बारे में। शुरू से शुरू करते हैं। 24 फरवरी के दिन असद और उसके कुछ साथियों ने अतीक अहमद के खिलाफ गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। बम और गोलियों से इलाके में दहशत तारी हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में असद साफ साफ बंदूक ताने दिखता था। बाद में एक दूसरी फुटेज भी आई जिसमें असद को जख्मी उमेश पाल से उलझते हुए भी देखा गया। खबरें चली कि हत्या के बाद सभी अपने घर गए और रातों रात फरार हो गए। फिर मिले ही नहीं, लेकिन ये खबरें सूत्रों के हवाले से थी। पुलिस का क्या वर्जन है वो बताते हैं। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, अशरफ, शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम समेत अतीक के बेटों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा संख्या 114/2023। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन से ही एसटीएफ स्थानीय पुलिस और मुखबिरों से संपर्क में थी। 10 दिन बाद यानी 5 मार्च को 5 नामजद हुए लोग अरमान, असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर, पांचों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ। फिर इस इनाम को बढ़ाकर कर दिया गया 5 लाख। इन सब के बीच बिल्डिंग्स गिरी। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 लोगों, शूटर्स के ड्राइवर अरबाज और पहली गोली चलाने वाले आरोपी विजय चौधरी को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद लगातार पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लग रही। इस बीच 12 अप्रैल यानी बीते रोज अतीक अहमद को फिर उमेश पाल हत्याकांड केस की सुनवाई के लिए पेश होना था। पेशी के लिए यूपी पुलिस उसे गुजरात के साबरमती जेल से उदयपुर होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज लाने वाली थी। जब अतीक को रिमांड पर लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम अहमदाबाद पहुंची तो उन्हें इनपुट मिला कि रास्ते में अतीक के सहयोगी उसे छुड़ाने की कोशिश करने वाले हैं। यूपी एसटीएफ ने रूट पर चौकसी बढ़ाई। फिर इनपुट मिला कि कुछ आरोपी झांसी में हो सकते हैं। रिमांड और पेशी से इतर पुलिस मामले के फरार आरोपियों की तलाश में तो थी, सो इन आरोपियों को इंटरसेप्ट कर उन्हें पकड़ने की कोशिश के लिए झांसी गई एसटीएफ ने रात भर झांसी के कई इलाकों में छापेमारी की। झांसी के पारीछा बांध के पास असद को स्पॉट किया गया। पारीछा बांध झांसी शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक असद बाइक से भाग रहा था। पुलिस पीछे भागी तो उसने पलट के फायर कर दिया। एसटीएफ के जवाबी फायरिंग में असद और उसके साथी गुलाम की जान चली गई। 2 टीमों ने एनकाउंटर में हिस्सा लिया। एक टीम लखनऊ पुलिस की, एक प्रयागराज पुलिस की। टीम में और कौन कौन था हमारे साथी अभिनव बता रहे हैं। अतीक के बेटे असद के पीछे यूपी एसटीएफ की 2 टीमें लगी थी, एक प्रयागराज की एसटीएफ और एक लखनऊ की एसटीएफ। दोनों ही टीमों में 6-6 जवान थे। दोनों टीमों को 2 डिप्टी एसपी लीड कर रहे थे। पहले डिप्टी एसपी प्रयागराज की जो टीम थी उसको लीड करने वाले नवेंदु कुमार और लखनऊ की जो टीम थी उसको लीड कर रहे डिप्टी एसपी विमल कुमार। पूरी टीम में 12 जवानों की लिस्ट बाकायदा एसटीएफ ने प्रेस रिलीज कर जारी की, जिसमें बताया नाम नवेंदु कुमार, विमल कुमार सिंह के अलावा इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार राय, विनय तिवारी, पंकज तिवारी, सोनू यादव, सुशील कुमार और दूसरे का नाम सुनील कुमार, माफ कीजिए गलत पढ़ दिया था, भूपेंद्र सिंह, अरविंद कुमार कमांडो दिलीप कुमार यादव। ये 12 नाम टोटल हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। और ऐसा दावा किया गया कि पहले उनको पकड़ने की कोशिश की गई, जब वो भागने लगे और फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में उनको मार दिया गया। ये पुलिस का दावा है। पुलिस ने भी बताया कि दोनों आरोपियों के पास विदेशी हथियार थे। पूरे दिन खबरें तो चली कि अतीक पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था, उसके पास ब्रिटिश मेड वेपन्स थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर एक क्रिमिनल विदेश से हथियार मंगवा ले रहा है तो इसमें ये तो पता चलता है कि क्रिमिनल कितना दुर्दांत, कितना खतरनाक, कितना कनेक्टेड है, लेकिन ये भी तो पता चल रहा है कि जो एजेंसियां, नेता, मंत्री, कर्मचारी इत्यादि हैं वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं। ये सवाल पूछा नहीं गया, तो इसलिए हमने यूनिवर्स में से अब छोड़ दिया है। आप सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि असद हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लखनऊ गया।
लखनऊ से कानपुर गया, फिर वहां से लगभग एक हफ्ते मेरठ रहा, मेरठ से वो दिल्ली के संगम विहार गया। सोचिए कितने थानों, कितने जिलों की सीमाओं को क्रॉस करता रहा। इसके बाद वापस यूपी आ गया और झांसी से मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। आप जानते ही हैं झांसी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं बहुत करीब करीब हैं। उस पूरे इलाके में जो बुंदेलखंड का उल्टा प्रश्न चिन्ह है, कई क्रिमिनल्स वहां पे छुपते रहते हैं। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा कि पुलिस के लिए आरोपियों को ट्रैक करना चैलेंजिंग था। उन्हीं से सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत में क्या बताया। हमारा एक इम्पोर्टेंट गवाह और उसके साथ ही उसकी सुरक्षा में दिए गए 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी और हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस केस था। इन अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पूरी घटना को किस तरह से शूटिंग की गई थी, किस तरह से बॉम्ब्स फेंके गए थे, इस पूरी घटना को आप सभी ने जो सीसीटीवी फुटेजेस जो प्राप्त हुए थे उसको पूरे देश को दिखाया था। आज फाइनली इनको हम लोगों ने ट्रैक डाउन करने में सफलता प्राप्त की है और जो इन द एनसुइंग एनकाउंटर दे हैव बीन गन डाउन। सर क्या क्या बरामदगी हुई है, क्योंकि ये लंबा ऑपरेशन था, और कितनी टीम जो आपकी इसमें जो है अंजाम दिया इसको? इसमें एसटीएफ ने पूरी ताकत लगा रखी थी। लगभग सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। आज फाइनली एक सफलता हमें मिली है जिसमें 2 अपराधी मारे गए। जब एडीजी से पूछा गया कि लीड कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि वो ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। सफलता मिली ये खास बात है। कथित तौर पर अतीक के गैंग के ही किसी सदस्य ने पुलिस को लीड दी थी। हालांकि हमने अपनी तय इस जानकारी की पुष्टि नहीं की, वैसे भी सोर्स को जाहिर नहीं ही किया जाना चाहिए। इसी मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी एसटीएफ को बधाई दी है। सुनिए। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। ये तो हो गई झांसी में हुए एनकाउंटर की बात, लेकिन जब तक झांसी से खबर नहीं आई थी तब तक लोगों की निगाहें उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज प्रयागराज में जो पेशी हो रही थी अतीक अहमद की, उस पर थी। 28 मार्च को उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। आज उसकी पेशी थी उमेश पाल हत्याकांड केस में। अतीक के भाई खालिद आजम उर्फ अशरफ की भी पेशी थी। 11:10 पर दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने और सबूतों को परखने के बाद दोनों भाइयों को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है। उमेश पाल की पत्नी जया के वकील विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि अतीक अहमद और अशरफ को 26 अप्रैल तक प्रयागराज की नैनी जेल में ही रखा जाएगा। पुलिस उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ करती रहेगी और जैसे ही रिमांड खत्म होगी, अशरफ को बरेली और अतीक को साबरमती जेल में पहुंचा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अतीक कोर्ट परिसर में ही था जब उसे असद के एनकाउंटर की खबर मिली। जब वो बाहर निकल रहा था तो पुलिस घेरे से बाहर खड़े वकीलों ने उस पर जूते, चप्पल और बोतलें फेंकी, उसे गालियां दी। अतीक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे अफसोस है कि उसकी वजह से उसका बेटा मारा गया। वो उसकी अंतिम यात्रा में जाना चाहता है। इससे पहले अतीक को जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तब उसने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उसका परिवार बर्बाद हो गया। अगर हम अतीक के परिवार की क्राइम कुंडली पर नजर डालते हैं तो अतीक ही पर 100 से अधिक मामले दर्ज मिलते हैं। अभी हाल ही में उसे पहली बार किसी मामले में सजा हो पाई। अतीक के भाई अशरफ पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। अतीक अशरफ के अलावा उसकी पत्नी और बच्चों पर भी गंभीर आपराधिक मामले हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी के कुल 3 मामले 2009 में ही दर्ज हो गए थे। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता पर हत्या, हत्या का प्रयास, वसूली, आपराधिक साजिश, बलवा आदि के मामले दर्ज हुए। उमेश पाल की हत्या के बाद कुछ दिन तक शाइस्ता परवीन मीडिया से बात करती रही, लेकिन जैसे ही उसका नाम आपराधिक साजिश में भी आने लगा तो वो भी फरार हुई। फिलहाल पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 का इनाम रखा हुआ है। शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्रयागराज से मेयर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद बीएसपी ने उससे किनारा कर लिया। अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर अहमद की उम्र फिलहाल 28 साल है।
उमर लखनऊ जेल में बंद है। 2018 में उमर पर लखनऊ से प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर देवरिया जेल में अतीक के पास ले जाकर पीटने का आरोप लगा था, जिसके बाद सीबीआई ने उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। 2022 में उसने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया और तभी से लखनऊ के जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली 24 साल का है। अली पर प्रयागराज में जानलेवा हमला करने और रंगदारी वसूलने का आरोप है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ था, जिसके बाद जुलाई 2022 में उसने सरेंडर किया। अली प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। तो अब बाप बेटा प्रयागराज के नैनी में, इसका मतलब। तीसरा बेटा असद था। असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। सीसीटीवी फुटेज में असद उमेश को गोली मारते हुए नजर भी आता है। आज तक की खबर के मुताबिक इस पूरी प्लानिंग में असद अतीक के कहने पर शामिल हुआ था। खबर के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद जब असद का नाम और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई तो शाइस्ता परवीन ने अतीक से फोन पर बात की थी और नाराजगी जाहिर की। इस पर अतीक ने कहा था कि असद की वजह से ही 18 साल बाद चैन की नींद सोया हुआ हूँ। ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से आती। इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर आशीष मिश्र ने इंडिया टुडे मैगजीन के लिए एक लंबी स्टोरी की थी। वो प्रयागराज भी गए थे। अतीक के इलाके के लोगों से उन्होंने बात की थी। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। देखिए क्या है कि असद का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। आपको मैं वहां गया स्टोरी करने, तो वहां जब अतीक के घर के आसपास बहुत सारी बात हुई, तो उनका था अतीक जब जेल चला गया लंबे समय के लिए, तो उसने ये तय किया था कि हम किसी अपने बच्चे को किसी को नहीं आने देंगे इसमें। आप देखेंगे उसने सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी कराई। जो सेकंड नंबर अली था वो पढ़ने में बहुत तेज था, उसका सिम्बोसिस में हुआ, और असद भी 85% ला रहा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल से, लखनऊ से लेकर पढ़ा है इसमें। ठीक है, इस बार पिछले साल उसने इंटर का एग्जाम दिया। तो अब सभी बच्चे उसका सिम्बाइसिस में रहा था, जो अली दूसरे नंबर का है। लेकिन जो क्या ना कि प्रवेश होता है, वही जब आप बार बार आपकी पेशी होती है, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो भले ही आप क्रिमिनल हैं, आपकी पेशी हो रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, तो एक माइंडसेट बन जाता है, जो मैंने वहां लोगों की बातचीत से समझ में आया। तो उससे उससे ये हुआ कि उससे उससे उनके बच्चों को भी एक अपराध करने की या एक दबंगई की कि भाई ऐसे करके भी कुछ ही पाया जा सकता है, तो एक भावना बढ़ी। तो इसीलिए असद तो अभी जनवरी फर्स्ट वीक में जब उनकी अपनी पत्नी, जब उनके अतीक की पत्नी ने बसपा ज्वाइन की थी, मेयर की उनको कैंडिडेट बनाया था बीएसपी ने, तो असद ही था उनके साथ, उनको असिस्ट कर रहा था। और इवन जो मुझे वहां के पत्रकार साथी और बताते थे कि सारा वो वही बीच में लिंक कर रहा था, प्रेस रिलीज बना के भेजना और जानकारी देना वहां पर। तो ये सब असद ही कर रहा था। तो वो पढ़ने में ठीक था, इंग्लिश अच्छी बोलता था, और अभी उसने कोई एक नई बाइक भी काफी महंगी जो कोई आई है, मुझे उन्होंने बताया कि था। और साथ बात है कि जो उसके अतीक अहमद के पास बहुत फॉरेन के जो बहुत विदेशी कुत्ते थे, वो सब कुत्ते असद को ही वो करता था। भाई कुत्ते, जब मैं गया था तो जब अतीक अहमद का कचहरी में जब मकान गिराया गया सादी मसारी रोड पर, तो कुत्तों को एक एक बाहर एक अहाते में बंद करके रखा गया था। तो मैं जब गया तो मैंने आवाज दी तो कुत्ते बाहर निकल आए। तो लोग बताते कि अतीक का लड़का जो असद था, वो अपने कुत्ते उसका उससे काफी अटैच थे। और जैसे जब ये गायब हुआ, देखिए कुत्ते में भी मरने शुरू हो गए। दो चार उसमें दो कुत्ते उसमें मरे भी। तो ये था। लेकिन वो पूरा माहौल जो घर का आपका एक आपराधिक माहौल होता है, वो बच्चों पर इनडायरेक्टली असर करता है, क्योंकि आप तो वही असद के ऊपर भी आया। तो फिर उसने जब ये उमेश पाल वाला मर्डर था, और उमेश पाल और अतीक के लेकर जमीनों को लेकर जिस तरह से लाइबिलिटी चल रही थी, तो उसमें फिर उसको लगा कि भाई इनको हटा दो तो तो जो है हमारा काम चल जाएगा। और दरअसल 2005 में राजूपाल की हत्या के बाद से ही अतीक के पतन का दौर शुरू हुआ था और अतीक को पहली बार सजा भी उमेश पाल के अपहरण के मामले में ही हुई। अतीक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में वकील उमेश पाल ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अतीक ने उमेश को धमकाया भी था, अपहरण किया, लेकिन उमेश डटे रहे। खतरा बरकरार था, इसलिए पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई थी उन्हें, लेकिन इसके बावजूद अतीक किसी भी तरीके से उमेश पाल को खत्म करना ही चाहता था। 2019 में अतीक पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाया। उस मुकदमे में उमेश पाल का भी जिक्र था। दरअसल अतीक ने उस प्रॉपर्टी डीलर को धमकाते हुए कहा था कि उमेश पाल को ऐसा मरवाऊंगा कि 15 दिन तक खबर नेशनल मीडिया में चलेगी। यानी अतीक उमेश पाल को मारने की प्लानिंग लंबे समय से कर ही रहा था और इसे अंजाम दिया उसके बेटे असद ने। अब असद का एनकाउंटर होने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। सरकार प्रशासन की तारीफ कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि यह फेक एनकाउंटर है। पहले आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुन लीजिए।
ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवें और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। सत्ता पक्ष आपने सुन लिया, विपक्ष की ओर चलिए। हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। तो नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि झूठे एनकाउंटर से बीजेपी सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की ओर से भी अखिलेश से मिलता जुलता बयान ही आया। उन्होंने ट्वीट किया, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेक प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी। राजनीतिक टिप्पणी आपने सुन ली। अब इस पूरे मामले में जो दूसरी पार्टी है, उमेश पाल का परिवार, उनका रिएक्शन भी सुन लीजिए। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना कर दी है, सुनिए। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। आपने इस पूरे एनकाउंटर की कहानी सुनी, मीडिया का पक्ष, पुलिस का पक्ष, सरकार का पक्ष और विपक्ष का भी पक्ष। पुलिस ने यह कहा कि सामने से फायरिंग हुई तो उन्होंने फायरिंग कर दी, हम राज्य के साथ हैं। राज्य की एजेंसी ने कहा हम मान जाते हैं। अगर पुलिस की टीम की जान को खतरा था तो उन्हें पूरा हक था कि आत्मसुरक्षा में वो गोली चलाते, उन्होंने चलाई, ठीक किया। लेकिन एक बात तो है ही जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए, एक्नॉलेज किया जाना चाहिए कि न्याय की जो प्रक्रिया हमारे कानून में लिखी है वो पूरी नहीं हो पाई, चक्र बीच में टूट गया। इस एनकाउंटर से जो जश्न उठा है, क्या वो राज्य की अवधारणा के विरुद्ध नहीं? ये भी आपको सोचना चाहिए। जो लोग भी इस खबर को फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने नोटिस किया होगा कि एक आम मत था कि त्वरित एक्शन हो। अब त्वरित एक्शन क्या होता, यह हम आपको एक पिछले दी ललन टॉप शो में बता चुके हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक आप वहां जाके देख सकते हैं। व्यवस्था की ढिलाई कभी ये कारण नहीं हो सकता कि न्याय की प्रक्रिया को ही दरकिनार कर दिया जाए। याद रखिए, ठोक दो का नारा उछालने और किसी के ठोकने पर जश्न को आप तभी तक एंजॉय कर पाएंगे जब तक किसी और के साथ ये होता रहेगा। जैसे ही बात आप तक आएगी आप तुरंत प्रोसेस समझने और समझाने लगेंगे। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे फिजूल जश्नों का हिस्सा न बने, ऐसे आक्रामक कथनों को ग्लोरीफाई न करें, ये अंततः हमें ही काट लेगा। बाकी दर्शक समझदार हैं। यही तक था आज का शो। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।